हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में स्टडी की थी। केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। प्रोटॉन्स के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण जो प्रोटॉन्स की शील्डिंग एंड डी शील्डिंग होती है, उसके कारण प्रोटॉन्स के एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल की स्थिति है वो चेंज होती रहती है। इस शिफ्ट को ही हम केमिकल शिफ्ट यहाँ पे कह रहे हैं। केमिकल शिफ्ट को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी कंपाउंड का की डेल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, या कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस कंपाउंड को काम में लिया जाता है जिसका नाम है टेट्रामिथाइल सिलेन। यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम को ज्ञात करने के लिए रेफरेंस कंपाउंड को क्यों काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग होती है, तो उसके कारण जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें प्राप्त हो रही है उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। उस डिफरेंस को एक्यूरेट मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, हम रेफरेंस कंपाउंड को यहाँ पे काम में ले रहे हैं। रेफरेंस कंपाउंड यहाँ पे टेट्रामिथाइल सिलेन ही क्यों काम में लिया जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे टेट्रामिथाइल सिलेन इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि टेट्रामिथाइल सिलेन एक इनर्ट कंपाउंड है, इसमें कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। हाईली वोलेटाइल कंपाउंड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 299.5 केल्विन होता है और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इस कंपाउंड को हाईली वोलेटाइल होने के कारण आसानी से रिमूव किया जा सकता है। साथ ही जो टेट्रामिथाइल सिलेन है इसमें जो 12 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो 12 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं और इसी कारण से इसका हमें सिंगल स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होता है। टेट्रामिथाइल सिलेन में जो सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से कम होती है। इस कारण से ये क्या करता है, जो प्रोटॉन्स की चारों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें इसका प्राप्त होता है वो हाई फील्ड की तरफ यहाँ पे मतलब 0 ppm पे हमें प्राप्त होता है। तो किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये राइट साइड में हाई फील्ड की तरफ एक सिंगल लाइन के रूप में इसका स्पेक्ट्रम, रेफरेंस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस केमिकल शिफ्ट को क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारक है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वैन डर वाल्स डी शील्डिंग, थर्ड एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड फोर्थ है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट, किसी भी कंपाउंड में यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप का उस प्रोटॉन पे -I इफेक्ट पड़ेगा, -I इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो जुड़ा हुआ होता है वो प्रोटॉन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिसके कारण वो प्रोटॉन डी शील्ड हो जाएगा। डी शील्ड होने के कारण जो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमें डाउन फील्ड की तरफ मतलब हायर डेल वैल्यू पे हमें उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो किसी भी कंपाउंड में यदि इंडक्टिव इफेक्ट है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में प्रोटॉन की डी शील्डिंग होगी और हमें उस प्रोटॉन का स्पेक्ट्रम हायर डेल वैल्यू पर या डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, फ्लोरोएथेन एंड क्लोरोएथेन। इन दोनों ही कंपाउंड्स में जो मैथिलीन ग्रुप है उसकी क्या हो रही है, उसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनकी डी शील्डिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन ए में प्रोटॉन बी की तुलना में
कंपाउंड वन में प्रोटॉन ए की जो डी शील्डिंग है कंपाउंड टू में प्रोटॉन ए की डी शील्डिंग की तुलना में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कंपाउंड ए में जो फ्लोरो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरो की तुलना में ज़्यादा है। फ्लोरीन एटम यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से वो ज़्यादा प्रोटॉन ए को डी शील्ड कर रहा है। साथ ही दोनों ही टाइप के प्रोटॉन्स में से प्रोटॉन ए की डी शील्डिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्रोटॉन बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है प्रोटॉन बी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो यहाँ पे प्रोटॉन ए का जो स्पेक्ट्रम है वो हायर डेल वैल्यू पे प्राप्त होगा प्रोटॉन बी की तुलना में। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पर वैन डर वाल्स डी शील्डिंग। वैन डर वाल्स डी शील्डिंग के अकॉर्डिंग अगर नॉन विसिनल प्रोटॉन्स एक दूसरे के आसपास स्थित हो तो उस स्थिति में स्टेरिंग हिंड्रेंस के कारण वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब करने के कारण ये जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे की म्यूचुअल डी शील्डिंग करेंगे। इस डी शील्डिंग को ही यहाँ पे कहते हैं वैन डर वाल्स डी शील्डिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा भी रखा है कि किस तरह से वैन डर वाल्स डी शील्डिंग हो रही है। यहाँ पे इथैलिनिक प्रोटॉन्स का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के कारण वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल डी शील्डिंग कर रहे हैं। थर्ड यहाँ पे फैक्टर है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है कि यदि मान लीजिए एल्किन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, तो एल्किन को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि उसके एक डायरेक्शन में शील्डिंग होती है और दूसरे डायरेक्शन में डी शील्डिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि एक रीजन में वहाँ उसके शील्डिंग रीजन कहला रहा है और दूसरा रीजन डी शील्डिंग रीजन कहला रहा है। यहाँ पे एल्किन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस सर्कुलेट करते रहते हैं, और सर्कुलेट होने के कारण यहाँ पे एक सेकेंडरी या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा भी रखा है कि किस तरह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया भी गया है। यहाँ पे देखिए, जब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ये लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में हो तो उस स्थिति में इसको कह रहे हैं डी शील्डिंग, और ये रीजन कहला रहा है डी शील्डेड रीजन। लेकिन इस एल्कीन के सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में हम देखते हैं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसमें उनका जो डायरेक्शन है वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे शील्डिंग हो रही है, इस रीजन को कह रहे हैं शील्डेड रीजन। तो इस तरह का इफेक्ट अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको उस इफेक्ट को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट या मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। कुछ कंपाउंड में इस तरह से मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के कारण उनके जो डेल वैल्यू है उस पर इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे एल्किन का दिया है, यहाँ पे बेंजीन में भी इस तरह का एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाई देता है। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्योंकि अटैच हो रहा है तो उस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, वो प्रोटॉन क्या हो रहा है, डी शील्डेड हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम हमें कहाँ प्राप्त होगा, डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होगा। तो ये डाउनफॉल शिफ्ट डिपेंड करता है कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। कंसंट्रेट स्टेट में जो इथेनॉल होता है उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके कारण जो उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो
5.28 डेल पे प्राप्त होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही इथाइल अल्कोहल को हम डाइल्यूट फॉर्म में ले, इसको हम डाइल्यूट कर ले, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा वो फ्री हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उस स्थिति में जो उसका स्पेक्ट्रम अब थोड़ा अप फील्ड की तरफ या लोअर डेल वैल्यू पे प्राप्त होगा, 4.80 वैल्यू पे उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी कंपाउंड जैसे इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रम में इस तरह से हमें डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, इसमें यहाँ पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसको मैं दोबारा बना देती हूँ। ये बेंजीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप और इस CO ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के बीच में यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस कंपाउंड के लिए जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा यहाँ पे, ये प्राप्त होगा डेल 10 से 12 ppm के बीच में। यहाँ पे स्पेक्ट्रा कहाँ प्राप्त हो रहा है, हमें डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है, हायर डेल वैल्यू पे प्राप्त हो रहा है जब ये कंपाउंड कंसनट्रेट फॉर्म में हो। लेकिन जब डाइल्यूट करते हैं तब भी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह की इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा डाइल्यूशन फॉर्म में भी, और हमें इसका स्पेक्ट्रा इसी डेल वैल्यू पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से डीशील्डिंग इफेक्ट के द्वारा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये 4 फैक्टर्स हम केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट करते हैं और उस कारण से जो डेल की वैल्यू है उसमें चेंजेस होता है। थैंक यू।